नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे मल परीक्षा। मल परीक्षा को हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में स्टूल एग्ज़ामिनेशन से ले सकते हैं, ठीक है? तो मल परीक्षा के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मल परीक्षा हमें करनी क्यों है, ठीक है? मल परीक्षा से हमें सिर्फ़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के डिसऑर्डर्स का पता नहीं लगता, ओवरऑल बॉडी की हेल्थ का पता लगता है, ये हम मान सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने इतना अच्छा ये इन्वेस्टिगेशंस बताए हुए हैं कि सिर्फ एक सिस्टम से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन ये हमें नहीं देते। ओवरऑल पेशेंट की बॉडी में क्या चल रहा है ये हम मल परीक्षा से पता लगा सकते हैं। फिर इसका वर्णन किसने किया था? मल परीक्षा का जो वर्णन है वो सबसे पहले हम कह सकते हैं आचार्य सुश्रुत ने दिया था, वो भी अतिसार व्याधि के कॉन्टेक्स्ट में। जब उन्होंने अतिसार व्याधि का वर्णन किया था ना, अतिसार किसको कहते हैं? डायरिया को, डायसेंट्री को, अगर अभी आपने पढ़ लिया हो। वैसे डायरिया को कहते हैं, डायसेंट्री इज़ प्रवाहिका। तो अतिसार व्याधि में जब पेशेंट को डायरिया में क्या होता है, बार-बार पेशेंट को मल जाना पड़ता है, ठीक है? तो डायरिया जब उन्होंने सॉरी अतिसार जब व्याधि का वर्णन किया ना, उसमें उन्होंने मल परीक्षा बताई थी। तो मल परीक्षा में क्या उन्होंने बताया था, क्या आपको करना है? वो कहते थे कि अब अतिसार में क्या होता है, बार-बार पेशेंट को क्या आता है, मल आता है, ठीक है? तो वो कहते थे कि जो पेशेंट है ये मल का त्याग बार-बार कर रहा है ना, इस मल की आपको परीक्षा करनी है कि वो मल कैसा है? क्या वो मल आम है, आम से युक्त है, कि वो मल जो है वो निराम है, ठीक है? आम का मतलब क्या होता है? आम का मतलब होता है कच्चा, अपक्व, ठीक है? अब मल कब बनता है? आपने खाना खाया, ठीक है? वो खाना हमारे जीआई ट्रैक्ट में पूरा जाता है, उसका पूरा जो है वो डाइजेशन होता है। एंड में जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है वो जो है आपका मल बन जाता है, ठीक है? अब लेकिन अगर मान लो आपके यहाँ पे जो जाठर अग्नि है वो क्या है, बहुत ही मंद है, तो खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और इस वजह से जो हमारा स्टूल बनेगा वो कैसा बनेगा, अपक्व मल बनेगा। मतलब कि अपक्व का मतलब क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट्स अभी भी प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये इसका अच्छे से पाक नहीं हुआ, ठीक है ना? ये जो मल है ये क्या है, अच्छे से बना हुआ फॉर्म्ड स्टूल नहीं है, ठीक है? ये अग्नि मांद्य की वजह से ये मल बना है। और अगर ये अच्छे से बना था, मतलब जैसे आपकी अग्नि ठीक थी, जो आपने खाना खाया पूरा डाइजेस्ट हुआ और उसके बाद जो अच्छे से मल बना वो पक्व मल था, ठीक है? तो अगर अतिसार में पक्व मल की प्रवृत्ति बार-बार हो रही है तो हम उसे बोलेंगे निराम अतिसार है। और अगर बिना पका हुआ मल, मतलब जो अच्छे से अभी बना नहीं है स्टूल, जिस खाने का अच्छे से पाक नहीं हुआ था, उसकी वजह से जो अपक्व मल बना, उस मल की अगर बार-बार प्रवृत्ति हो रही है तो वो होगा आम मल, ठीक है? तो आचार्य सुश्रुत ने अतिसार के कॉन्टेक्स्ट में ये मल परीक्षा उन्होंने बताई थी। अब इसकी परीक्षा करनी कैसे है? इसके लिए हमने ये देखना है कि जो हमारा मल आ रहा है, वो जो है उस पानी में डालने पे उसकी क्या कंडीशन आती है, ठीक है? इसे बोलते हैं जल निमज्जन परीक्षा। जैसे हमने मूत्र परीक्षा में पढ़ा था ना कि मूत्र परीक्षा बेसिकली तैल बिंदु परीक्षा है, ऐसे ही जो मल की परीक्षा है वो जल निमज्जन परीक्षा है। जल मतलब पानी, निमज्जन मतलब उसमें डूबना, ठीक है? तो जल के डुबोकर हमने देखना है कि क्या उसका जो है वो इंटरप्रिटेशन आ रहा है। तो इसमें हमने क्या करना है, आपके पास जो स्टूल का सैंपल है, थोड़ा-सा स्टूल आपने उसमें से ले लेना है, ठीक है? और उसको आपने एक कंटेनर में जिसमें आपने पानी डाल रखा है उसमें आपने उसको डालना है, ठीक है? अब अगर वो मल नीचे बैठ जाता है, ठीक है? नीचे कब बैठेगा मल? आपने पता है कि अगर भारी होगा तभी तो नीचे बैठेगा ना, ये भारी है मतलब कि अभी उसमें अनडाइजेस्टेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो अच्छे से बना नहीं है, तो अपक्व है वो मल, ठीक है? अपक्व है यानी कि वो आम मल है। तो अगर वो नीचे बैठ जाता है मल, तो यानी कि वो आम मल है और अगर वो ऊपर तैरता है, तो वो कौन-सा है? वो निराम मल है, ठीक है? यही इसकी परीक्षा है कि जल में निमज्जन करके हमने देखना है कि वो मल आम है कि निराम है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, कि अगर पेशेंट को बहुत ही पतला मल आ रहा है, ठीक है? पेशेंट को बहुत ही पतला मल आ रहा है तो उसमें भी क्या होगा, अगर वो आम भी होगा ना तो भी वो पानी के ऊपर ही तैरेगा। ठीक है? तो उस कंडीशन में आपको ये वाली जो परीक्षा है ना, फिर वहाँ पे आप परफ़ॉर्म ये नहीं कर सकते। कब? जब पेशेंट का जो मल है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है उस कंडीशन में। ठीक है? तो ये आयुर्वेद में बताई हुई है। ये स्पेशली हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताई थी, ऐसा नहीं है आचार्य चरक ने नहीं बताया। अब हम मल परीक्षा से देख सकते हैं, अगर कोई पेशेंट आपके पास किसी व्याधि से युक्त आया है, ठीक है? आपने मान लो कोई उसको त्वक विकार है,
ठीक है? या कोई भी और विकार है। अब आप ये देखना चाहते हो कि इस विकार में कौन-सा ऐसा दोष है जो कि ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है, वात है, पित्त है या कफ है, ठीक है? ये आपको देखना है। तो आप क्या करोगे, उसकी मल परीक्षा करके देख सकते हो, ठीक है? आप उससे मल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे, जैसे कि अब क्या आपको इंटरप्रिटेशन करना है, देखो, अगर उसका मल जो है वो गाढ़ा और सूखा हुआ आ रहा है तो यानी कि वातज रोग हो सकता है। अगर उसका मल पीत कलर का आ रहा है, पतला आ रहा है तो पित्तज रोग हो सकता है। अगर व्हाइटिश कलर में है तो कफज रोग हो सकता है। सन्निपातज में क्या होगा, मिक्स चीज़ें होंगी, ठीक है? या तो टूटा हुआ, पीला, बद्ध, श्वेत, मतलब मिक्स, इसमें मिक्सचर ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोषों का वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिनका डायग्नोसिस हम मल परीक्षा करके जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि विसूचिका। विसूचिका में तंडुलोदक के समान, तंडुल क्या होता है, जैसे चावल का पानी होता है ना उस प्रकार, वाइट कलर का, ठीक है? वाइट कलर का मल आता है। विसूचिका हम किसे कहते हैं, डिसेंट्री को। फिर शाखा आश्रित कामला, जॉन्डिस, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसे मॉडर्न में आप अगर आपने पढ़ा हो तो शाखा आश्रित कामला में तिल पिष्ट के जैसा, मतलब ये भी ग्रे और वाइटिश स्टूल पेशेंट को आएगा और दुर्गंधित आएगा, ठीक है? अधोगत रक्तपित्त में मल से युक्त आएगा, मतलब मल जो है वो रक्त से युक्त आएगा, ब्लड के साथ आएगा। वातजतिसार में अगर वात दोष की प्रधानता है तो उसमें पेशेंट का मल तो हमने देखना ही है कि कैसा आ रहा है, इसके साथ ही हमें देखना है कि वो रेडिश कलर थोड़ा अरुण वर्ण का होगा, फेन युक्त होगा, रुक्ष होगा, अल्प मल आएगा। पित्त जतिसार में पीत, नील या फिर रक्त वर्ण का मल आएगा। कफज अतिसार में शुक्ल, थोड़ा गाढ़ा, श्लेष्मा से युक्त, दुर्गंधित और शीतल मल आ सकता है, ठीक है? सन्निपातज में मिक्स तो वर्ण आएंगे ही, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो ही सकते हैं, इसी के साथ जो शुक्र होता है, जो पिग होता है, उसकी वसा और मांस के धोवन के जैसा जो है वो मल आएगा, ठीक है? शोक का जतिसार, शोक का अतिसार क्या होता है, अगर कोई पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में है, जिसको शोक लग गया है, उस वजह से अगर कोई अतिसार हो रहा है तो गुंजा फल के वर्ण के समान रक्त रक्त के साथ युक्त ठीक है? प्रवाहिका में आएगा, बार-बार आएगा और कफयुक्त आएगा। गृहिणी में दुर्गंधित आएगा, कभी बंधा हुआ, मतलब कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी जो है वो डायरिया, ऐसा मल आएगा। संग्रह गृहिणी में आमज मल आता है पेशेंट को, क्योंकि ये आम की वजह से होने वाला डिसऑर्डर है, बहुत ही दुर्गंधित होता है वो मल, और जल में डालने पे वो मल जो है वो डूब जाता है। तो हम इससे डिज़ीज़ का भी पता लगा सकते हो कि कौन-सी डिज़ीज़ है, ठीक है? और साथ में किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ में किस दोष की प्रधानता है वो भी आप पता लगा सकते हो। मॉडर्न में यही चीज़ जो है वो स्टूल एग्ज़ामिनेशन में दी हुई है, ठीक है? तो स्टूल एग्ज़ामिनेशन लेकिन मेनली गट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए बताई हुई है, लेकिन हमारे जो आयुर्वेद में मल परीक्षा बताई है वो ओवरऑल ही बॉडी का असेसमेंट बताने के लिए दी हुई है, ठीक है? और जो मॉडर्न में हम स्टूल एग्ज़ामिनेशन करते हैं वो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड, जैसे वर्म्स तो नहीं है, पेशेंट के पेट में कोई कीड़े या स्टूल में कोई कीड़े तो नहीं आ रहे, वर्म्स तो नहीं आ रहे, है ना? डायरिया, डाइसेंट्री, मतलब जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए ही हम बेसिकली स्टूल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। अब जैसे यूरिन एग्ज़ामिनेशन के हमने 3 पार्ट पढ़े थे, फिज़िकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपी, इसमें भी ऐसे ही होते हैं, फिज़िकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपी, ठीक है? फिज़िकल में आप वॉल्यूम ऑफ स्टूल देखते हो, जैसे एक दिन में 100 ग्राम से 200 ग्राम तक जो है पेशेंट नॉर्मली स्टूल पास करता है, ठीक है, क्वांटिटी में। कलर कैसा होता है, डार्क येलो हो सकता है, ब्राउनिश भी हो सकता है, वो वेरी करता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी देखनी है आपने, लिक्विड है यूरिन, मतलब सॉरी लिक्विड स्टूल है या सेमी सॉलिड है या फिर फॉर्म्ड है अच्छे से। स्मेल कैसी है, ब्लड या म्यूकस मिक्स्ड तो नहीं है, ये तो हमें मतलब कि देखने से ही पता लग जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। केमिकल एग्जामिनेशन में हम कुछ टेस्ट करते हैं स्टूल के, जिसमें हम वाटर कंटेंट देखते हैं, टोटल उसकी पीएच देखते हैं, ब्लड तो नहीं आ रहा स्टूल के साथ वो देखते हैं, बाइल, इसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इनके लिए टेस्ट परफॉर्म होते हैं। बेसिकली ये एनालाइज़र के ऊपर हो जाते हैं, स्टूल एनालाइज़र। हम उसमें यूरिन का सॉरी स्टूल का सैंपल डालते हैं और वो हमें ये सारी क्वांटिटीज़ जो है वो उसकी बता देता है, और कल्ट ब्लड के लिए अलग से जो है वो टेस्ट आता है, ठीक है। जैसे हमने यूरिन माइक्रोस्कोपी करी थी, वैसे ही हम स्टूल माइक्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम स्टूल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और उसमें हमें पता लग जाता है कि अनडाइजेस्टेड फूड तो नहीं आ रहा। तो उसमें क्या होता है, फैट ड्रॉपलेट्स जैसे प्रेजेंट होते हैं
स्टूल के अंदर, ऐसे स्टार्च कितना है, कोई एग्स तो नहीं आ रहे जैसे लार्वा वगैरह तो नहीं प्रेज़ेंट, ठीक है? यीस्ट, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी तो नहीं प्रेज़ेंट स्टूल के अंदर ही, और साथ में हम माइक्रोस्कोपी से तो नहीं होगा, स्टूल कल्चर अलग से टेस्ट होता है जिसमें हम जो बैक्टीरियाज़ हैं, कौन से बैक्टीरिया ज़्यादा प्रेज़ेंट है, तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और यीस्ट जो है ये फंगस का टाइप है, ये नॉर्मली भी प्रेज़ेंट होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसमें है, क्वांटिटी में प्रेज़ेंट है तो स्टूल में, तो फिर ये इन्फेक्शन का कारण जो है वो बन सकती है, ठीक है? और ब्लड वगैरह हमें कब प्रेज़ेंट होगा स्टूल में, जब कोई नीचे कट वगैरह लग जाए या फिर कोई पेशेंट को अर्श है, हेमरॉइड्स हैं, तो उन कंडीशंस में, कोई कैंसर है या कोई अल्सर्स हैं उसके जीआई ट्रैक्ट में, तो उस टाइम पे जो है वो ब्लड से युक्त जो स्टूल है पेशेंट को आ सकता है, ठीक है? तो ये हमारा स्टूल एग्ज़ामिनेशन हो गया। और अगर आप इसके माइक्रोस्कोपी के फ़ोटोज़ देखना चाहते हो तो वो मैंने अपने शॉर्ट्स में डाली हैं, प्लस कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल किस तरह से दिखता है, इसमें स्टूल एग्ज़ामिनेशन में एग्स कैसे दिखते हैं, यीस्ट कैसे दिखते हैं, ये आप जो है हमारे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, ठीक है? वहाँ पे मैंने वीडियो डाल रखी है। कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू।